पिछली क्लास में अपने बात की थी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज अपने बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, विद्युत निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जब बिंदु उसके निरक्ष पर स्थित हो। निरक्ष का मतलब है जब कोई आवेश, जो द्विध्रुव है उसके आवेश ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है उसके जो लंबवत रेखा है उसके ऊपर कोई भी बिंदु हो, तब उसको कौन सी स्थिति बोलेंगे? निरक्ष। ठीक है, अब एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अगर अपने बात करें कूलाम के नियम की, तो कूलाम का नियम ये बात कहता है कि एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, वो बल लगाएगा और बल को मान लिखते हैं K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। लेकिन ये जो बल है वो हमेशा ही लगता है उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। ठीक है, यानी कहीं भी अगर दो आवेश रखे गए हैं तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल सदैव उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश आरोपित होता है। कैसे? जैसे मान लो कि ये आवेश है A, ये आवेश है B, ये मान लो Q1 आवेश और ये है Q2। अब इनके मध्य कोई सा भी बल लग रहा हुआ, चाहे आकर्षण लगे चाहे क्या लगे, प्रतिकर्षण, तो ये जो बल है वो हमेशा ही उसकी दिशा हमेशा उसके जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश होगी। जोड़ने वाली रेखा मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं ये रेखा खींच सकता हूं, यानी इसकी बल की दिशा हमेशा इसको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, यानी या तो इस तरफ हो गया या फिर इस तरफ। ये बल कभी ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, यानी इस रेखा से बाहर नहीं आएगा, यानी हमेशा ही बल की दिशा इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। आकर्षित कर रहा है तो उसकी तरफ आ जाएगा, प्रतिकर्षित कर रहा है तो किधर आएगा? दूर। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। जो अगर अपने बात करें निरक्षीय स्थिति पर, तो कल अपने बात की थी भी कोई एक द्विध्रुव है। ठीक है, जैसे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, एक पे आवेश अपने रखा था कल -Q, यहाँ पे रखा था, सॉरी एक जगह रखा था +Q और यहाँ पे रखा था -Q। अपनी मर्जी है, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक साइड +Q और एक साइड -Q। अब अगर मैं बात करूं उसकी निरक्षीय स्थिति की, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब उसको जो जोड़ने वाली रेखा है, ये जो रेखा है अक्ष, जिसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 2a, और उसका मध्य बिंदु क्या माना मैंने? O। मध्य बिंदु O होने का मतलब ये दूरी कितनी? a, और ये दूरी भी कितनी? a। ठीक है, अब अगर अपने निरक्षीय स्थिति लेनी है तो निरक्षीय स्थिति का मतलब इन दोनों आवेशों को, यानी जो द्विध्रुव है उनको जोड़ने वाली रेखा जो है उसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा, यानी बिंदु O से गुजरने वाली जो ये रेखा है, ये रेखा कौन सी स्थिति है? निरक्ष। ठीक है, ये तो अक्ष और ये क्या है? निरक्ष, यानी ये स्थिति होती है उसकी निरक्ष की स्थिति और ये होती है कौन सी? उसकी अक्ष की स्थिति। ठीक है, तो यहां पे अपने को ये देखना है भाई जो बिंदु P है वो कहां पे स्थित होना चाहिए? उसके निरक्ष पर। तो ये बिंदु P मैंने यहां का ही मान लिया, जो कौन से में स्थित है? उसके निरक्ष। ठीक है, तो मेरे को इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखूं तो अपने कल चीज देखी थी, E बराबर लिखते हैं K Q बटे R का स्क्वायर। ठीक है, यानी आवेश का मान सिर्फ कितना आता है? A, जबकि यहाँ पे आवेश कितने हैं? 2। इसका मतलब मैं जो कुल विद्युत क्षेत्र लिखूंगा उसके लिए मेरे को कम से कम कितने विद्युत क्षेत्र लिखने पड़ेंगे? 2। ठीक है, 2 लिखने पड़ेंगे, एक अकेला नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि एक KQ स्क्वायर बटे R, KQ बटे R स्क्वायर जो होता है उसके अंदर एक ही क्यों आता है, 2 नहीं आते। इसका मतलब ये है भी यहाँ पे पहले अगर मेरे को बिंदु P, ठीक है, तो यहाँ पे बात करूं, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो EP का मान होना चाहिए एक तो बिंदु P पर A के कारण और एक बिंदु P पर B के कारण। लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि। सदिश राशि होने का मतलब है इनका कौन सा योग करना है? सदिश योग। ठीक है, तो इसलिए अब मेरे को चाहिए पहले EPA और बाद में चाहिए EPB। दिशा का निर्धारण अपने बाद में कर लेंगे। तो यहां पे लिख सकता हूं बिंदु P पर A के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर बिंदु P पर A के कारण विद्युत क्षेत्र देखूं तो EPA, इसे क्या लिखा जा सकता है? EPA को ये लिखा जा सकता है
के क्यू किसका, ए का, ए पर प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू, अपने को सिर्फ क्या रखना है, क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो किस चीज को बताएगा, उसकी दिशा को। तो मैंने लिखा के क्यू और बटे में चाहिए उनके मध्य की दूरी, यानी किस किस के मध्य की, ए और पी की। तो ए ये रहा, पी ये रहा, तो मैंने इसके मध्य की दूरी ये जो है उस दूरी को मैंने मान लिया R1। कितना मानेंगे, R1। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे R1 का स्क्वायर, दिशा बाद में देख लेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं बिंदु P पर B के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर बिंदु B पर B के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो उसको ये लिखा जा सकता है EPB बराबर के क्यू, क्योंकि आवेश P पर भी क्यू है, और बट्टे में R। अब R देख लो, R कौन से बिंदु से दूरी होनी चाहिए, P से, तो ये मैंने मान ली R2, तो नीचे लिखा R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इनको जोड़ना है या घटाना है वो बात का झंझट है, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो अगर मैं बात करूं ये जो है ये दूरी अगर मैं x मानूं बिंदु P के मध्य बिंदु O से, तो यदि मैं बात करूं दो त्रिभुज एक तो है OAP व त्रिभुज OBP में, अगर मैं बात करूं त्रिभुज OAP और OBP में, तो इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर है, OA का मान A तो OB का मान भी A, ठीक है। तो और इसमें देखो ये भी क्या है, कॉमन है, यानी अगर इसमें बात करूं तो OP बराबर का उभयनिष्ठ उसका, यानी OP तो क्या होना है, उभयनिष्ठ। दूसरा अगर बात करूं तो जो OA है वो बराबर है किसके, OB के, उसका मान कितना है, A है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों में बात करूं तो त्रिभुज OAP की अगर बात करूं तो OAP में अगर मैं बात करूं पाइथागोरस प्रमेय से, अगर बात करें पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये लिख सकता हूं क्या, R1 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आएगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अगर R1 देखो तो R1 इस त्रिभुज का, अगर मैं बात करूं OAP की, तो R1 इस त्रिभुज का कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले त्रिभुज में बात करूं इसमें OBP में, तो OBP में R2 कर्ण है, तो इसको लिख सकता हूं R2 का स्क्वायर बराबर है A का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से देखूं तो R1 और R2 के स्क्वायर का मान क्या है, बराबर। तो अगर R1 स्क्वायर बराबर R2 है तो अतः इन दोनों को अगर देखूं तो R1 बराबर होने चाहिए इसके R2 के, तो R1 बराबर R2 होने का मतलब ये लिख सकता हूं क्या, EPB बराबर होगा EPA के, ठीक है, क्योंकि EPA के नीचे आ रहा है KQ बटे R1 का स्क्वायर, EPB के नीचे आ रहा है KQ बटे R2 का स्क्वायर, और R1 और R2 दोनों क्या एक दूसरे के बराबर, इसका मतलब EPA और EPB दोनों क्या होने हैं, बराबर। तो एक चीज तो क्लियर है, जितना विद्युत क्षेत्र A के कारण आएगा उतना ही विद्युत क्षेत्र किसके कारण आएगा, B के कारण, ठीक है। अब अपने को कुल मान निकालने के लिए इनको जोड़ना या घटाना है, वो निर्भर करेगा इन दोनों की दिशा पर। अगर इन दोनों की दिशा समान आती है तब तो इनको जोड़ देंगे, और अगर दोनों की दिशा विपरीत आती है तो एक दूसरे क्या कर देंगे, घटा देंगे। और नई अगर दिशा विपरीत है और नई समान है तो उनके क्या लेने पड़ते हैं, घटक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने की, तो अपने एक बात की थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस भी बिंदु पर ज्ञात करनी है उस बिंदु पर सबसे पहले प्लस का एक कूलम आवेश रखा जाए। प्लस का एक कूलम आवेश क्यों रखते हैं, क्योंकि प्लस के एक कूलम रखने के कारण विद्युत क्षेत्र और बल का मान बराबर आता है और उनकी दिशा भी क्या होती है, समान। यानी यहाँ पे अगर मैं प्लस का एक कूलम रख दूं तो प्लस के एक कूलम पर जो दिशा बल की आएगी वही दिशा किसकी आएगी, E की। तो बल की दिशा देखो, मैंने बिंदु P पर रखा प्लस का एक कूलम और यहाँ पे प्लस का Q, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी ये जो A है वो P को धक्का देगा, यानी खुद से दूर। और अभी अपने बात की, ये जो बल की दिशा है गुलाम बल की, वो हमेशा उनकी जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी वो इसी रेखा पर आएगी दिशा, तो इसी रेखा पे आएगी तो ये दूर की साइड आएगा,
क्योंकि ये भी प्लस तो ये भी क्या है प्लस, तो जो दिशा F की वही दिशा किसकी E की, तो E की दिशा क्या आएगी, E की ये है E P किसके कारण है, A के कारण। अगर मैं इसी तरह B के कारण बात करूं तो B किसका माइनस का और P किसका प्लस का, तो माइनस प्लस को अपनी ओर क्या करेगा आकर्षित, तो उसकी दिशा आनी चाहिए क्योंकि जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश तो आकर्षित यही कर सकता है, और ये दिशा किसकी आई EPB की। अब अगर मैं EP और EPB को देखूं तो EP और EPB की दिशा न तो विपरीत और न ही समान है, इसका मतलब इनको न तो अपने जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। तो इस स्थिति के अंदर इनके क्या लेने पड़ेंगे घटक। घटक कैसे लेते हैं अपने, घटक लेने के लिए कोई एक कोण मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया मैंने माना ये कोण कितना है थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी क्या आएगा थीटा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सेम है एकदम, ये R1 R2 के बराबर है, x दोनों के बराबर है, और ये भी क्या है बराबर, तो इसमें दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर। तो ये अगर थीटा है तो अपने कभी भी किसी भी सदिश के यदि घटक लेने हो तो घटक लेने के लिए हमेशा अपने को दो अक्ष मानने होते हैं, एक x और एक y। तो मैंने एक लाइन तो ये रही जिसके अंदर इस घटक लिया जा सकता है, और इसके लंबवत दूसरा अक्ष मान लिया ये, क्योंकि घटक लेने के लिए अपने को दो अक्ष मानने होते हैं। तो मैंने दूसरा घटक दूसरा दिशा ली है। अब ये कोण थीटा, ये भी क्या अनुसार आएगा थीटा, क्यों, क्योंकि कौन से कोण है एकांतर कोण है, जेड में बन रहे, तो ये कोण थीटा, तो ये भी क्या आएगा थीटा। तो अगर मैं EPB देखूं तो EPB कोई भी सदिश जिस भुजा के साथ कोण थीटा बनाता है वह हमेशा कौन सा घटक आता है कोस थीटा, यानी EPB अगर इस रेखा के साथ कोण थीटा बना रहा है तो ये घटक क्या आएगा EPB कोस थीटा। तो बच कौन सा गया फिर, ये बच गया, ये कितना आएगा EPB साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि कोई भी सदिश जिस भुजा के साथ कोण थीटा बनाता है उसे तो लिखते हैं कोस थीटा में, और जिस भुजा के साथ थीटा नहीं बनता वो क्या होता है साइन थीटा। तो ये जो अक्ष है EPB इसके साथ थीटा कोण बना रहा है तो ये तो आएगा EPB कोस थीटा, और ये जो है वो बच गया EPB साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं EPA के घटक की बात करूं तो EPA के घटक के लिए मुझे निकालना पड़ेगा कोण। ठीक है, तो अगर EPA के घटक के लिए कोण की बात करूं तो कोण के लिए ये कोण थीटा, तो ये भी क्या आएगा थीटा, क्योंकि जेड में बनने वाले कोण नहीं है क्या एकांतर कोण, तो ये कोण थीटा, तो ये भी थीटा। अब ये थीटा तो इसके सामने वाले ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये थीटा तो ये भी थीटा क्योंकि एकांतर कोण है। अब ये थीटा है तो ये सामने वाला भी क्या है थीटा, क्योंकि दोनों कौन से कोण दिख रहे हैं शीर्षाभिमुख दिख रहे हैं। इसका मतलब EPA के साथ कौन सा कोण आया थीटा, तो EPA जिस भुजा के साथ कोण थीटा बना रहा है वह क्या आना चाहिए कोस थीटा, तो EPA इसके साथ थीटा बना रहा है, ये घटक तो क्या आएगा EPA कोस थीटा, और जो बच गया वो आ गया EPA साइन थीटा। ठीक है, तो अपने पास दोनों घटक आ गए EPA कोस थीटा और EPB साइन थीटा। अब अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो उस डायग्राम के अंदर जो EPA साइन थीटा और EPB साइन थीटा घटक है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है घटाना है। और अगर मैं EPA कोस थीटा और EPB कोस थीटा की बात करूं तो दोनों की दिशा समान है, दोनों की दिशा समान होने का मतलब दोनों को आपस में क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है क्या भी EPA साइन थीटा व EPB साइन थीटा की दिशा विपरीत है, जिसके कारण उनको जो सदिश रूप में निरूपित करेंगे तो उनको एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। और EPA कोस थीटा व EPB कोस थीटा इनकी दिशा क्या है समान है, तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं EPA साइन थीटा और EPB साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा दोनों में सेम है, बस कौन गया EPA और EPB। EP और EPB भी एक दूसरे क्या है बराबर, इसका मतलब ऊपर वाला EPA साइन थीटा है वो बराबर होगा EPB साइन थीटा के, क्योंकि EP और EPB क्या है एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब यहां पे ये भी लिख सकता हूं अतः जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ये जो घटक है EPA साइन थीटा व EPB साइन थीटा के मान समान है, वह उनकी दिशा एक दूसरे क्या है विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे निरस्त कर देंगे। तो इसमें लिख सकते हैं अतः EPA साइन थीटा तथा EPB साइन थीटा के घटक विपरीत दिशा में तथा
समान होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी ईपी और ईपीवी जो साइन थीटा घटक है उनकी दिशा एक दूसरे क्या है, बिल्कुल विपरीत है, और वह इनका मान भी क्या है, समान है, इसलिए ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त। ठीक है, लेकिन अगर मैं ईपीए कोस थीटा और ईपीबी कोस थीटा की बात करूं तो इन दोनों की दिशा क्या है, समान, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तथा ईपीए कोस थीटा व ईपीबी कोस थीटा घटक की दिशा समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। अगर इनकी दिशा देखो तो इनकी दिशा समान, इसलिए परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अगर जुड़ गए तो अतः अपने को जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो ईपीए साइन थीटा नहीं देने वाले, कौन देंगे, ईपीबी कोस थीटा व ईपीए कोस थीटा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, अगर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए जो ईपी है वो अगर सामान्य रूप से बात करूं तो उसके अंदर आना चाहिए ईपीए कोस थीटा व ईपीबी कोस थीटा। ठीक है, यानी अगर मैं ये लिखूं तो उनका सदिश होगा, सदिश के लिए मैंने उनके घटक लिखे, तो घटक के रूप में अगर देखूं तो जो ऊर्ध्वाधर दिशा वाले घटक है वो तो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, इसका मतलब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो आना चाहिए कोस थीटा के योग के रूप में, इसलिए कुल ई सिर्फ इनके कारण बच रहा है, इसके कारण नहीं बच रहा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, इसलिए कुल ई का मान सिर्फ ये बच रहा है, ईपीए कोस थीटा और ईपीबी कोस थीटा, यानी परिणामी ई के लिए मेरे को कोस थीटा वाले घटकों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो ईपी का मान आएगा ईपीए कोस थीटा प्लस ईपीबी कोस थीटा। अब अपने को पता है ईपी और ईपीबी दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको ये लिख सकता हूं ईपीए कोस थीटा प्लस ये भी बन सकता है ईपीए कोस थीटा, क्योंकि ईपी और ईपीबी एक दूसरे क्या है, बराबर है, तो इसको ये लिखा जा सकता है 2 ईपीए कोस थीटा। तो यहाँ पे एक तो मान चाहिए अपने को ईपीए का मान अपने पास है k3/r1 का स्क्वायर, दूसरा मान चाहिए अपने को कोस थीटा का। तो कोस थीटा की अगर बात करूं तो कोस थीटा कोई से भी एक त्रिभुज में उठाओ, तो मैं बात करूं त्रिभुज ए त्रिभुज अपनी मर्जी से कोई भी त्रिभुज, जैसे मैंने एक त्रिभुज उठाया ओबीपी में, त्रिभुज ओबीपी में, अगर त्रिभुज ओबीपी में बात करूं तो अपने लिखते हैं कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा को क्या लिखा जाता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यानी कोस थीटा को लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो अगर ओबीपी के अंदर बात करूं तो मैंने लिखा कोस थीटा, उसको लिखा जाएगा आधार बटे कर्ण। तो अपने को ये पता है कि ये जो त्रिभुज है ओबीपी, उस त्रिभुज के अंदर आधार वो भुजा होती है जिसके साथ कोण बनाया गया हो। तो ये जो रेखा है कोण इसके साथ बनाया गया है, इसका मतलब ये तो क्या उसका आधार, ये अपने को कंफर्म है, ये क्या है कर्ण, तो ये क्या होगा लंब, क्योंकि ज्यादातर अपने कंफ्यूज होते हैं आधार और लंब में। तो आधार हमेशा वो भुजा होती है जिसके साथ कोण बनाया गया है। ठीक है, यानी अपने पास कर्ण तो सीधा सा है, तिरछी रेखा होती है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा, ये तो कर्ण है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं आधार और लंब में। तो अगर आधार और लंब का निर्धारण करना हो तो जिस भुजा के साथ कोण का निर्माण हुआ है वह तो होता है उसका आधार, और जो उस भुजा के अलावा जो तीसरी भुजा बचती वो क्या होती है लंब। तो अगर इस त्रिभुज में देखूं तो अपने पास एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो कोण इस भुजा के साथ बनाया गया, इसका मतलब आधार ये है और ये क्या उसका लंब। तो अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा को लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार होना चाहिए ओ बी और कर्ण होना चाहिए बीपी, कर्ण ये होना चाहिए बीपी और आधार चाहिए ओए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, तो कोस थीटा को ओबी का मान अपने पास ए, ठीक है, और जो बीपी है बीपी का मान किसके बराबर है, R2 के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोस थीटा के मान रखूं तो अतः अगर मैं बात करूं परिणामी ईपी की, तो परिणामी ईपी के लिए अपने पास सूत्र है 2 और आगे क्या है कोस थीटा, यानी मेरे को 2 ईपीए का मान कितना है k3/r1 का स्क्वायर,
और गुणा में जो cos थीटा है उसका मान है a/r2। अपने को ये पता है भी r1 और r2 क्या एक दूसरे के बराबर, यानी यहाँ पे r1 की जगह क्या लिख सकते हैं r2, या फिर r2 की जगह क्या लिख सकते हैं r1। तो इसको ये लिखा जा सकता है 2kqa बटे r1 की घात कितनी 3, यानी r2 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ r1 के। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसको ये लिखा जा सकता है 2, इसको ये लिख सकते हैं k 2aq बटे r1 की घात 3, ठीक है। यानी अगर मैं देखूं तो k गुणा 2aq, k गुणा 2aq किसके बराबर हो गया p के, और बटे में r की घात कितनी है 3। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, अगर फुल ईपी की बात करूं तो ईपी को लिखा जा सकता है k 2aq का मतलब 2a तो उन दोनों के मध्य की दूरी और q उसका परिमाण, तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी और उसके परिमाण को गुणनफल क्या बोलते हैं उसका द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इसको लिखा जा सकता है 2aq को क्या लिख सकते हैं p, और बट्टे में क्या आएगा r1 की घात कितनी 3। तो अगर मैं ईपी की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं kp बटे r1 अभी अपने निकाला, r1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r1 किसके बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का वर्गमूल, यानी r1 की जगह आ सकता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या आना चाहिए वर्गमूल, और उसकी घात कितनी है 3, तो ये घात कितनी 3, तो इसको ये लिख सकते हैं अपने kp बटे में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात कितनी है 1/2, तो ये रही, और उसकी घात कितनी है 3, तो घात की घात हमेशा क्या होती है गुणा, यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात कितनी 3/2। तो यहाँ पे अगर 3/2 देखूं तो उसको ये आता है अपने पास। अब अगर मैं ये कहूं, मैंने मान लिया अब यहाँ पे जो x है उसको r के बराबर मान रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि जो पिछली डेरिवेशन किया उसमें अपने x मेंशन नहीं किया, क्या किया था r, जो मध्य बिंदु से दूरी थी उस बिंदु की उसको क्या माना था x की जगह क्या माना था r। मैंने पिछले माना जो x है, या फिर ये x के रूप में अगर दर्शाएं तो x किसकी जगह हो सकता है r की जगह हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो r माना था मध्य बिंदु से उसकी दूरी। तो यहाँ पे x किसके बराबर है एक तरीके से r के बराबर है। तो यहाँ पे kp बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात कितनी 3/2। अब अपने को ये पता है कि अगर द्विध्रुव की परिभाषा देखें तो द्विध्रुव की परिभाषा ये बात कहती है भी उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए बहुत ज्यादा कम, ठीक है। तो यानी उस बिंदु से जो उसकी दूरी x है वो बहुत बड़ा होना चाहिए किससे a से। तो यहाँ पे अगर मैं द्विध्रुव के लिए देखूं तो द्विध्रुव के लिए x बहुत बड़ा होना चाहिए किससे a से। तो अगर x बहुत बड़ा है a से तो इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को सिर्फ किसके बराबर लिख सकते हैं x स्क्वायर के, यानी ये बनेगा EP बराबर बन गया kp बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह सिर्फ क्या आएगा x स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं kp बटे x की घात कितनी 3, वहां पे x r के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे EP का मान आया kp बटे x की घात कितनी 3। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी दिशा की, तो दिशा का निर्धारण अपने द्विध्रुव के लिए किया था, दिशा का निर्धारण हमेशा किसके रूप में P, यानी उसके द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस। तो ये अगर मैं देखूं प्लस क्यू माइनस क्यू, तो माइनस से प्लस क्यू ऐसे नहीं होनी चाहिए P की दिशा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। तो जो अपने परिणामी E है उसकी दिशा तो इस तरफ, Py की दिशा इस तरफ, यानी दोनों की दिशा एक दूसरे क्या है विपरीत है, यानी EP और EPP का जो परिणामी है उसकी दिशा P की दिशा बिल्कुल क्या आ रही है विपरीत, यानी ये आएगा माइनस का P कैप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें E अक्ष और E निरक्ष की, तो E अक्ष अपने पास आया था 2kp बटे r3 कल निकाला था आपने, और E निरक्ष जो है यह है अपने पास kp बटे x³ की जगह क्या लिख सकते हैं r3, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दोनों का अनुपात देखूं तो अपने को ये क्लियर हो रहा है भी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा ही उस अक्ष निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या आ रही है दुगुनी, ठीक है। यानी अगर दोनों बिंदुओं की दूरी समान है
तो चाहे वो बिंदु अक्ष पर हो चाहे निरक्ष पर, अक्ष पर उसका विद्युत क्षेत्र निरक्ष वाले से हमेशा क्या आता है, दुगुना। इसलिए बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया भी द्विध्रुव के लिए ई अक्ष व ई निरक्ष का अनुपात ज्ञात करो। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए ई अक्ष व ई निरक्ष का अनुपात होता है 2:1, ठीक है। यानी ई अक्ष तो आता है 2kp/r³ और ई निरक्ष आता है kp/r³, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने निरक्ष की स्थिति की बात करें तो निरक्ष की स्थिति के लिए मतलब दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा बिल्कुल है लंबवत। तो लंबवत के लिए बिंदु P माना जिसकी दूरी कितनी है x, x की जगह अपने r भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी आई तो उसके लिए अगर मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 के रूप में लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि A पर भी आवेश और एक B पर भी। तो दोनों को जोड़ने के बाद सदिश योग करना पड़ेगा। सदिश योग के लिए इनकी क्या देखनी पड़ेगी, दिशा। तो अगर मैं दिशा देखूं तो दिशा दोनों की एक दूसरे की दिशा में नहीं आती और नहीं क्या आ रही है, विपरीत। इसलिए न तो समान दिशा और नहीं विपरीत है, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, घटक लेने पड़ेंगे। इसलिए अपने कोई सा भी कोण माना और उसके आधार पे क्या लिए घटक, एक कोस थीटा और एक है साइन थीटा। साइन थीटा की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत है, जिसके कारण वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त। जबकि जो कोस थीटा घटक है उनकी दिशा क्या है, समान है, इसलिए वो आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद ये आता है, यहाँ पे अगर देखें तो R1 और R2 दोनों की दूरियां क्या आती है, समान आती है, ठीक है। तो होता है परिणामी जो E है उसका मान प्राप्त होता है kp/r³ कितनी 3 और अक्ष पे होता है 2kp/r³